हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि अदानी ग्रुप्स के जो स्टॉक्स हैं उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। क्या आपको अभी ज़्यादा खरीद लेने चाहिए, आपको आगे चल के बेच देने चाहिए, आपको अभी बेच देने चाहिए, क्या बॉटमिंग आउट हो चुकी है, वगैरह वगैरह। तो इन सब से रिलेटेड मैं आपके सामने एक एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। मैं मीडिया चैनल्स की तरह नहीं हूं कि यार आपको सिर्फ फैक्ट बता दिए कि आज फलाने ढीम का इंसान ने ये बोल दिया, परसों उसने वो बोल दिया। ये सब कुछ नहीं है। मैं अपना एनालिसिस दूंगा बहुत सिंपल भाषा में। अगर आपको फाइनेंस ज़्यादा समझ में नहीं आती तो भी आपको ये पूरा वीडियो इजीली क्लियर हो जाएगा। इससे ही जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि अभी बजट रिसेंटली अनाउंस हुआ था, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ग्रीन एनर्जी को लेके जो पुश होता है उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो क्या इससे अदानी जी के स्टॉक्स को फायदा पहुंचेगा, क्या ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है? तो ये सब मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं स्मॉल केस के साथ मिलकर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। इसमें आपको 30,000 रुपए तक के कैश प्राइज जीतने का मौका है। इसमें आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, सिंपली इस वीडियो को सुनिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। इसके बाद आप अपना एनालिसिस बिठाइए कि बजट आने की वजह से किन स्टॉक्स को फायदा पहुंचेगा और किन स्टॉक्स को फायदा नहीं पहुंचेगा। अब हो सकता है इसमें अदानी जी के भी स्टॉक्स हो सकता है अदानी जी के स्टॉक्स ना भी हो। तो आपको ऐसे 5 स्टॉक्स पिक करने हैं, अपना एक स्मॉल केस बनाना है और जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसमें जाके उसको अपलोड करना है। पूरा प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट और पिन्ड कमेंट में समझाया हुआ है, तो आप उसको फॉलो करिए और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। रिजल्ट्स हम 3 दिन में अनाउंस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सिंपल पॉइंट फॉर्मेट में पूरा मुद्दा समझते हैं। तो पहला मुद्दा आता है कि अदानी जी के स्टॉक्स की भारी पिटाई हो चुकी है। कई स्टॉक्स 50-60% तक करेक्ट कर चुके हैं। ये एक फैक्ट है, ये मैं बना नहीं रहा हूं, आप जाके पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। अब एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है कि यार ये जो स्टॉक की पिटाई हुई है ये हिंडनबर्ग की वजह से हुई है। हिंडनबर्ग के खुद के वेस्टेड यानी जुड़े हुए इंटरेस्ट हैं। अब हिंडनबर्ग करती क्या है एग्जैक्टली? वो एक शॉर्ट सेलिंग संस्था है। अब आप बोलोगे शॉर्ट सेलिंग यार ये तो बहुत फैंसी सा टर्म हो गया, उसका मतलब क्या होता है? अच्छा, तो शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि मान लीजिए आईटीसी का स्टॉक आज 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, आपने उस स्टॉक को आज बेच दिया 100 रुपए पे और कल वो स्टॉक गिर गया 70 रुपए पे, तो आपने वो खरीदा मार्केट से सस्ते दामों पे 70 रुपए में और मार्केट को वापस कर दिया। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा झूलमूल सा लग रहा है कि यार आपने आज स्टॉक बेच दिया और फिर कल खरीद लिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? अब ये आप और मैं जैसे छोटे निवेशक नहीं करते, ये काम होता है एफएनओ मार्केट में और बड़े बड़े निवेशक करते रहते हैं इस तरीके के काम। अब एग्जैक्टली कैसे होता है वो सब हमें नहीं समझना है, हमें सिंपल सा मुद्दा ये समझना है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग संस्था है। वो शॉर्ट सेलिंग करी हुई है उन्होंने पुराने स्टॉकों में भी, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे करी थी और बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे उन्होंने इस तरीके की शॉर्ट सेलिंग करी है और पैसा भी कमाया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अदानी ग्रुप को पकड़ा और उसकी शॉर्ट सेलिंग कर दी। तो अदानी जी के गुट के लोगों ने बोला कि यार देखो ये तो शॉर्ट सेलिंग संस्था है, ये तो ऐसे काम करती है और हमारे स्टॉक्स को डिस्टेबलाइज कर रही है। अब समझने वाला पॉइंट ये आता है, और मैं यहाँ पे कोई साइड्स नहीं ले रहा हूँ, समझने वाला पॉइंट सिंपल सा ये आता है कि देखो यार जब बिलियन डॉलर एंटरप्राइज होती है जैसे अदानी ग्रुप के 100 बिलियन डॉलर्स उड़ चुके हैं मार्केट से, ये सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस मतलब कि कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो हमें नहीं दिख रही है जिसकी वजह से इतनी मार्केट कैप उड़ चुकी है, वरना इतने बड़े ग्रुप को आप डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। अभी आपने नोटिस भी करा होगा कि अदानी जी जो थे वो दुनिया के तीसरे नंबर पे थे रिच लोगों की लिस्ट में, अब वो 10 से भी बाहर हो चुके हैं सिर्फ मात्र 6-7 दिन में। तो एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स आ जाता है कि यार ये तो देखो कुछ ना कुछ साजिश है, कुछ ना कुछ गड़बड़ बात हो रही है। चलिए इस मुद्दे को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं कि जब भी शॉर्ट सेलिंग होती है, मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग का मैकेनिज्म बताया, तो जब भी शॉर्ट सेलिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी शॉर्ट सेलिंग कर रही हो वो दबा के पैसा कमाती है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। उसमें होता ही है कि जो शॉर्ट सेलर होता है, मान लीजिए हिंडनबर्ग ने शॉर्ट करा अदानी का स्टॉक और फिर क्या हुआ कि अदानी के स्टॉक्स बढ़ते रहे। अब उनको अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन कवर करनी है। शॉर्ट सेलिंग पोजीशन कवर करने का मतलब कि उनको मार्केट से खरीदना पड़ेगा वो स्टॉक किसी ना किसी सिचुएशन पे। तो अब उसमें होगा क्या कि जैसे जैसे अदानी के स्टॉक्स अगर बढ़ने लग गए, अगर किसी ने शॉर्ट सेल कराए और वो स्टॉक बढ़ने लग गया, तो उसके तो होश उड़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बाकी के शॉर्ट सेलर्स भी होंगे, वो भी अपनी पोजीशन कवर कर रहे होंगे। तो बहुत डर बैठ जाता है शॉर्ट सेलर्स में भी और उनको अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ जाती है और उनके लॉस अनलिमिटेड होते हैं और वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर शॉर्ट सेलर पैसे कमाता है, कई बार शॉर्ट सेलर्स बैंकरप्ट भी हो चुके हैं। अभी यूएस में लास्ट ईयर एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं गेम स्टॉप सागा। तो एक गेम स्टॉप नाम की एक कंपनी थी, उस पे शॉर्ट सेलिंग स्क्वीज बिठाया गया था और रिटेल इन्वेस्टर्स के बहुत पैसे डूबे थे। उसमें इनफैक्ट एक ट्रेडिंग ऐप है, उसने ट्रेडिंग हॉल्ट ही कर दी थी कि भाई
आप लोग है ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, हम ट्रेडिंग ऐप रोक देंगे। तो उस पर रिटेल निवेशक का बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि रिटेल निवेशकों ने उस स्टॉक को शॉर्ट करने की कोशिश करी थी। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जस्ट बिकॉज हिंडनबर्ग ने शॉर्ट कर दिया है अदानी जी के स्टॉक्स, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया, उसको अपने पैसे लगाने पड़े और उसको वो रिस्क लेनी पड़ी। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मुद्दा। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिंपल तथ्य और फैक्ट्स दिखा रहा हूं। तो अब आता है दूसरा पॉइंट कि चलो ठीक है, हिंडनबर्ग एक तरीके का ट्रिगर का काम किया, उसने भी अपने पैसे लगाए, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि अच्छा गिर क्यों गए, ऐसा क्या हो गया अदानी ग्रुप के साथ इमीडिएटली कि उसके स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए। तो पहला पॉइंट आता है कि हिंडनबर्ग जो है उसने एक ट्रिगर का काम किया, उसने चिंगारी का काम किया और उसने आग लगा दी, नो डाउट अबाउट दैट। सेकेंड पॉइंट इससे रिलेटेड ये होता है कि जो अदानी ग्रुप का रिस्पॉन्स था वो एटलीस्ट मार्केट की तरफ से एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स रहा कि देखो यार, आपने बोल दिया कि आपने कुछ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट स्टर कर दिए कि ये तो इंडिया के खिलाफ अटैक है वगैरह वगैरह। कई लोगों ने टाटा और अदानी के स्टॉक्स को कंपेयर कर दिया कि दोनों ग्रुप एक तरीके के ही हैं, अदानी के पास इतनी डेट है और टाटा के पास उससे भी ज्यादा डेट है। तो कई लोग इस तरीके के वीडियोस बनाने लग गए। तो पूरा जो डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। तो इसकी वजह से स्टॉक्स की पिटाई डेफिनेटली हुई। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये आता है कि एक्चुअली में अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला है जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि यार देखो कुछ तो गड़बड़ है। एंड उसकी वजह से रिटेल निवेशक भी डरा हुआ है, क्योंकि उनके एफपीओ जो अदानी जी ने अभी लॉन्च किया था उसका सब्सक्रिप्शन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, बहुत कम मिनिस्कल लेवल पे हुआ। उसके अलावा अधिकतर एफआईआईज डीआईआईज वो भी दूर रहे। उसके अलावा बहुत सारे क्रेडिट ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल सिटी ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाली है अभी, जिसके तहत उन्होंने बोला है कि हम जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उसको कोलैटरल नहीं मानेंगे। सिमिलरली एमएससीआई इंडेक्स ने भी बहुत अच्छी कमेंट्री नहीं दी है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेके। तो कहने का मोटा मोटा तात्पर्य ये निकल के आता है कि बहुत सारे जो एफआईआईज डीआईआईज हैं उन्होंने हेल्दी कमेंट्री नहीं दी है अदानी स्टॉक्स को लेके। उसके अलावा रिटेल निवेशक भी थोड़ी शक की नजर से अदानी जी के स्टॉक्स को देख रहे हैं। तो इसलिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की जम के धुनाई हो रही है। अब आप बोलोगे कि यार ब्रॉड मार्केट सेंटिमेंट्स खराब थे, आज अदानी जी भी आए टीवी पे, उन्होंने भी ये बात बोली, उनके सीएफओ हैं उन्होंने भी ये बात बोली थी। अब ये कई हद तक ठीक भी है, कई हद तक ये बात गलत भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मार्केट चेक कर रहा था तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ नहीं है। इनफैक्ट बजट डे पे भी मार्केट बहुत ज्यादा गिरा नहीं था, हार्डली 0.25% गिरा था पूरा निफ्टी 50। और अदानी जी के स्टॉक्स 20%, अदानी एंटरप्राइज तो 30% तक गिरा हुआ था। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ज्यादा, बहुत ज्यादा पिट रहे हैं कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स। अब अदानी एपिसोड में तीसरा पॉइंट समझने वाला यह आता है कि जो अदानी ग्रुप का एफपीओ था वो एकदम से पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया था। फिर अगले दिन अदानी जी आए, उन्होंने बोला कि यार देखो जो हम इन्वेस्टर्स के साथ कर रहे हैं वो चीज़ ठीक नहीं लग रही हमें मॉरली एथिकली वो चीज़ ठीक नहीं लग रही कि जो एफपीओ है वो सब्सक्राइब हो गया है, तब भी हम जाके कैंसिल कर रहे हैं। तो अदानी एफपीओ को लेके दो इंपॉर्टेंट समझने वाले पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला एफपीओ सब्सक्रिप्शन को लेके कि बहुत टाइम तक, इनफैक्ट पहले 2 दिन एफपीओ सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा नहीं चला था, लेकिन अदानी जी ने ये डिपिक्ट किया कि देखो यार एफपीओ अदानी जी का आ रहा है और वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और हो भी गया। लेकिन इस पूरे गेम में आपने एक पॉइंट मिस कर दिया होगा कि जो एफपीओ होता है, एफपीओ को बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जैसे आईपीओ होता है वैसे ही एफपीओ होता है। एफपीओ जो होता है वो एक लिस्टेड कंपनी, जैसे अदानी जी की कंपनी काफी टाइम से लिस्टेड है तो उसने निकाला हुआ है वो, तो इसलिए उसको एफपीओ बोलते हैं। अब इसमें निवेश कौन कौन कर सकता है? इसमें रिटेल निवेशक कर सकता है, एफआईआई डीआईआई कर सकते हैं, एचएनआईज वगैरह कर सकते हैं, तो बंच ऑफ डिफरेंट कंपनीज कर सकती हैं। अब इस पूरे एफपीओ सब्सक्रिप्शन टाइम पे इशू ये हो रहा था कि जो रिटेल निवेशक था उसने बोल दिया कि भाई साहब हमें तो ट्रस्ट नहीं है, हम तो नहीं कर रहे। तो उनकी करीब करीब 3% के आसपास सब्सक्रिप्शन हुआ था, जो बहुत लो एक तरीके का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन जैसे तैसे करके इन्वेस्टर मिक्स को चेंज करके इनके द्वारा एफपीओ को सब्सक्राइब कराया गया। इनफैक्ट आप इसमें एचएनआई कैटेगरी भी डाल दो और जैसे जो भी आपको सेग्रीगेशन करना है वो डाल दो, तो उन लोगों ने मिलकर बाकी का एफपीओ सब्सक्राइब कर लिया बहुत आराम से। इसमें अटकलें ये लगाई जा रही है कि मुकेश अंबानी जी ने भी सब्सक्राइब करा, एक अबू धाबी की कंपनी है उसने 20,000 करोड़ का एफपीओ आया था, उसमें से 30-100 करोड़ तो उस कंपनी ने ही दे दिए। मैंने उसमें सर्च करने की कोशिश करी, आप भी सर्च करने की कोशिश करना कि उसके आपको और कोई इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखे थे। अगर इन सारे तथ्यों को जोड़े तो क्या बात निकल के आती है कि यार ये एफपीओ जो भी था, एफपीओ सब्सक्रिप्शन वाली चीज, ये जैसे तैसे करके करा दिया गया, हो गई बात। लेकिन इसमें अगर आप पूरा मैथमेटिकल इशू समझो तो इशू ये निकल के आता है कि मान लो अगर अदानी ग्रीन का स्टॉक 100 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, और 2 दिन में वो गिर गया क्योंकि स्टॉक की 30-40% पिटाई हो गई, तो वो कितना पहुंच गया? 60 रुपए पहुंच गया। अब जो एफपीओ में लोगों को स्टॉक मिल रहा है वो मिल रहा है हाइपोथेटिकली मान लो 70 से 90 रुपए की बैंड पे। तो अगर किसी ने ये स्टॉक 70 रुपए पे भी मिला
और आपको मार्केट में वो स्टॉक 60 रुपए पे मिल रहा है, तो कोई इन्वेस्टर इसमें निवेश क्यों करेगा? और अगर उसने कर भी दिया तो वो देखेगा कि यार मेरी तो कैपिटल टूट गई है, एक दिन में ही मेरे को इतना लॉस हो गया है, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, मुझे तो ट्रस्ट नहीं है स्टॉक पे। तो इस तरीके की नेगेटिव बातें होने लग जाती हैं। तो इसलिए एफपीओ को कर दिया गया कैंसिल, और अब क्या हो रहा है, अब हो रही है रिफंडिंग इस पूरे के पूरे एफपीओ इशू को लेके। अब नेचुरल सवाल आता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो चलिए उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और 14 पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आप एफपीओ लॉन्च को लेके ये बात समझें कि एफपीओ लॉन्च करा क्यों जा रहा था। तो इसमें कहा यह जा रहा था कि करीब करीब 25 से 30% पैसा जो एफपीओ के थ्रू मिलेगा उसको यूज करा जाएगा डेट रीपेमेंट में। आपने सुना होगा कि जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा डेट या उनने लोन ले रखा है। जैसे मान लो अगर आपने बहुत सारा हाउसिंग लोन ले रखा हो, आपके सिर पे हर दिन जो लोन गिवर्स हैं उनका डांस चालू हो, वो चाहते हैं हमारा पैसा वापस करो ये वो, तो आपके लिए भी एक सिरदर्द हो जाएगा। आप सोचोगे कि यार जैसे तैसे मैं पैसा रेज करूं, इनको पकड़ाऊं और मुक्ति पाऊं थोड़ी सी। तो सिमिलर कुछ गेम चल रहा था अदानी जी के केस में भी कि उन पे डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार एफपीओ के थ्रू थोड़ा पैसा रेज करते हैं एंड जो पैसा मिलेगा उसको अपन डेट रीपेमेंट में भी यूज़ कर लेंगे। तो ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी ये हो गया कि जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, अगर आप उसके बिजनेस को फंडामेंटली पढ़ो समझो तो आपको सीधी सी बात निकल के ये आएगी कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे कोर्सेज होते हैं जो मैं विजडम हैच पे होस्ट करता हूँ। तो मेरी किस तरीके की कंपनी है, मेरी एक ऑनलाइन कंपनी है। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी था तो मैं उन कोर्सेज से रिलेटेड भी बातें करता हूँ। तो मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि मुझे पैसा खर्च करना पड़ा, मेरा कहाँ लगेगा, मेरा वेबसाइट बनाने में लगेगा, छोटी मोटी मेरी टीम होगी। तो मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस है। तो अधिकतर ऑनलाइन बिजनेसेस में ये होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑलमोस्ट 99.99% में होता है, लेकिन बहुत सारे प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेसेस में एग्जैक्टली ये मॉडल होता है। लेकिन अगर आप एयरटेल, भारतीय एयरटेल का बिजनेस मॉडल उठाओ, अगर आप रिलायंस का ओल्ड बिजनेस मॉडल उठाओ जो ऑयल वाला था, सिमिलरली जो अदानी जी का एंटरप्राइज है उससे रिलेटेड आप बिजनेस मॉडल उठाओ, तो आपको पता चलेगा कि यार ये पोर्ट्स बनाते हैं, ये रोड्स बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, तो ये बहुत खर्चीला काम है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना। तो इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये एक फंडामेंटल पॉइंट है, ये मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड आपका समझने वाला पॉइंट ये आता है कि अगर अदानी जी को अपनी कंपनी को ग्रो करना है, अभी वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन हर एक निवेशक, आप तो इस पॉइंट पे एंटर कर रहे हो ना स्टॉक पे, तो आप तो बोलोगे कि यार ठीक है आज मैं अदानी ग्रीन खरीद रहा हूँ मान लो 300 रुपए पे, अब ये भाई साहब 600 800 900 कैसे बनेगा, इससे रिलेटेड आप चिंतित हो। ये होगा कब, जब कंपनी ग्रो करेगी। अब कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशली एक अदानी ग्रुप टाइप की कंपनी को ग्रो करने के लिए उनको चाहिए बहुत सारा पैसा। तो अगेन ये जो एफपीओ था उसमें कुछ पार्ट जा रहा था डेट रीपेमेंट के लिए और कुछ पार्ट जा रहा था ग्रोथ मनी के लिए। अब ये दोनों चीजें रुक गई हैं क्योंकि एफपीओ रुक गया एक तरीके से, अब वो जाके कहीं और से पैसा रेज नहीं कर सकते। उन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर लिए थे वो पाथ। फॉर एग्जांपल बैंक लोन्स वाली चीज़, अभी जैसे मैं फिर से क्रेडिट स्विस का फ्लैश कर देता हूँ आपको। उन्होंने बोला कि देखो हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को कोलैटरल नहीं लेंगे। आपने देखा होगा कि प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है अदानी ग्रुप पे, तो वो भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बॉन्ड मार्केट से आप रेज कर सकते हो पैसा, वो भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो बॉन्ड के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप अगर एफडी कराने जाओ तो आपको 7.5% तक मिल रही है। अगर आप एक साल पहले जाते तो आपको हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे 5.5-6% मिल रहा होता। तो हुआ क्या है कि इंटरेस्ट रेट बॉन्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब अदानी जी जाके अगर अपने बॉन्ड लॉन्च कर दें तो उसमें उनको रेट ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मोटी मोटी बात ये निकल के आती है कि कंपनी पे आगे चल के फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एफपीओ इशू एक तरीके से फेल हो चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डेंट हो चुकी है। तो अब एक नेचुरल सवाल ये निकल के आता है कि अच्छा आप स्टॉक्स में होने क्या वाला है, क्या ये और पिटने वाले हैं? तो मेरे हिसाब से जवाब आता है हाँ, ये और पिटने की पूरी पूरी संभावना है इसमें। क्योंकि अब होगा क्या, अब स्लो ब्लीडिंग होगी। अब स्लो ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि देखो एक बहुत मेजर कट तो लग गया। अब जैसे अगर आप वॉर में जाओ, कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जो लोग लड़ने जाते हैं उनको एक तलवार की धार लग जाती है, उससे काफ़ी खून बह जाता है एंड ओवर टाइम 2-3 महीने बाद एंड थोड़ा थोड़ा सा उनका ब्लड निकलता जाता है और उनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी अदानी ग्रुप के साथ हुआ है कि सबसे पहला मेजर कट तो लग गया है हिंडनबर्ग की वजह से एंड जो क्रेडिबिलिटी डेंट हुई है उसकी वजह से। इससे रिलेटेड सेकंड कट लग गया किसकी वजह से, एफपीओ फेल होने की वजह से। अब आगे और क्या कट्स लगने वाले हैं? अब एक मेजर कट जो लगने वाला है वो ये है कि जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब कि किन्ने अदानी जी को लोन दिया था, अब वो चिंतित है कि भाई अब हमें बेच देने चाहिए अदानी ग्रुप के जो प्लेज्ड स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने तो बोल दिया कि यार ये तो एकदम बेकार फालतू की चीज़ें हैं। तो अब हो सकता है वो ये प्लेज्ड स्टॉक्स बेच दें और जो भी सैल्वेज कर सकते हैं
सैल्वेज करने का मतलब कि एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ था अदानी ग्रुप की तरफ से बैंकों को कि भाई ये रहे हमारे 500 करोड़ के स्टॉक्स, आप रख लो, अगर हमारे साथ कुछ होता है तो बेच देना। अब वो 500 करोड़ रुपए जो पड़े हुए हैं प्लेज प्रमोटर होल्डिंग के, अब उनकी वैल्यू क्या बची? 40-50% वो भी गिर गई ना, तब वो 250 करोड़ बचे। अब 2 दिन में अगर और गिर गए तो और ज्यादा बैंक डर जाएंगे कि यार कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कुछ तो बेच के निकलो। अब ये मान के चलो कि अगर एक बैंक बेचेगा तो उससे जुड़े हुए 4 बैंक और बेचेंगे, 4-5 बैंक बेचेंगे, मीडिया खबर और उठाएगी। अब उनने खबर उठा दी तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाले, तो कैश मार्केट में इसके खरीदार मिलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो समरी पॉइंट ये निकल के आता है कि जो आप अदानी ग्रुप के रिच वैल्यूएशंस देख रहे थे, बहुत हाई पी, ये वो, अब वो क्रैश होने वाले हैं और हो रहे हैं, और आगे चल के भी एक अच्छी संभावना बनती है कि वो क्रैश होते रहेंगे। तो अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि अच्छा चलो ठीक है यार, मैं अदानी ग्रुप्स में तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी पैसा नहीं डाला अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, मैं बाकी के इंडियन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स को लेके, वो एक मेरा प्रोमिनेंट सेक्टर है, तो क्या मैं डरा हुआ हूँ? अब इसका शॉर्ट जवाब आता है हाँ या ना। अब हाँ इसलिए निकल के आता है क्योंकि देखिए बैंक ने किसको कितना एग्जैक्ट लोन दिया है, उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे, वो आइडेंटिफाई करना मेरे और आपके जैसे निवेशक के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कई लोग बोलते हैं कि आप है ना रिपोर्ट पढ़ लो कि क्या ग्रोस एनपीए उन्हें बाइफर्केशन करा हुआ है, उसकी क्या कंटिजेंसी बिठाई हुई है वगैरह वगैरह, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। आप मुझे बता दो एसबीआई के 10 सबसे प्रोमिनेंट कस्टमर्स कौन है जिन्होंने एसबीआई से लोन लिया है? आपको डेटा मिलेगा ही नहीं। तो हम लोगों को इस तरीके का डेटा मिलना बहुत टफ हो जाता है। तो हम एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे एनालिसिस बिठा सकते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि हमें एग्जैक्ट एक्सपोजर अदानी ग्रुप का बैंक्स का पता नहीं है। लोग अभी ये बोल रहे हैं कि देखो जो इंडियन बैंक से एक्सपोजर अदानी ग्रुप पे है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदानी ने बॉन्ड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पैसा रेस करा हुआ है, इंटरनेशनल बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा रेस करा हुआ है, तो इंडियन बैंक्स में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। क्या हम ये चीज़ गारंटी से बोल सकते हैं? नहीं, शॉर्ट आंसर आता है नहीं, हम गारंटी से नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता। लेकिन अभी तक अच्छा मुद्दा ये निकल के आता है कि अभी तक बैंक्स बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं करे अदानी ग्रुप के इशू को लेके। अब आगे चल के डिफॉल्ट्स होते हैं तो कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर ये मेजर करेक्शन हो जाता है तो करीब करीब 1.5 से 2 साल तक का लोकल मार्केट करेक्शन होगा। मुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है ये चीज़ क्योंकि अगर आप जाके केतन पारेख स्कैम उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे 2 साल तक का मार्केट करेक्शन था। केतन पारेख स्कैम हुआ था करीब करीब 2002 के आसपास, एंड उसमें उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स ऊपर जा रहे थे लेकिन भारत का मार्केट साइडवेज था। यही डेटा आप 2018 का उठा के देखना, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को इंट्रोड्यूस करा गया था इक्विटी मार्केट में, तो उस टाइम पे भी 2 साल तक का लोकल मार्केट करेक्शन चल रहा था, भारतीय मार्केट में, विदेशी बाजार में नहीं। तो इस तरीके के जब लोकल इश्यूज आते हैं, और अदानी का इशू इज अ लोकल इशू जो हमारे लिए है, एंड उसमें एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तक का करेक्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा करेक्शन ना हो, क्योंकि फिर 4-5 साल तक हो जाएंगे जब बिल्कुल स्टॉक मार्केट निवेशकों को रिटर्न नहीं मिलेगा। एंड ये चीज़ भारतीय सरकार भी समझती है, उनको भी स्टॉक मार्केट को ऊपर रखना है। तो मेरा फेथ भारत सरकार के साथ है कि वो इस चीज़ पे सही स्टेप लेंगे, वरना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर कम्युनिटी जो अभी नई नई बनी है वो तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से बाहर चली जाएगी। अब ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे प्ले आउट करेगी उसका बहुत सिंपल सा एक जवाब निकल के आता है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट फ्लो साइकिल। तो क्रेडिट फ्लो साइकिल का मतलब ये होता है कि बैंक्स कितनी आसानी से बिजनेस लोन देते हैं लोगों को। जब भी इस तरीके के सिस्टमिक इशू होते हैं, जैसे किंगफिशर विजय माल्या का इशू हो गया था, नीरव मोदी का इशू हो गया था कि बैंक से पैसा लिया भाग गए लंदन। अब विजय माल्या जी हर बैंक हॉलीडे में ट्वीट करते हैं, इंडियन निवेशकों को चढ़ाते हैं और इंडियन सिटीजन को चढ़ाते हैं। वो सच में करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जाके ट्विटर पे देख लेना, उनके बहुत सारे ट्वीट्स अभी भी अवेलेबल है। तो ऐसे में होता क्या है कि लोगों का खून खौल उठता है और फिर वो क्या चाहते हैं कि यार मीडिया वाले कुछ करें, सरकारें कुछ करें। तो सरकार पहला स्टेप क्या लेती है कि यार बैंकों पे पाबंदी लगा दो कि भाई आपने ऐसे लोन वोन दे क्यों दिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब फिर बैंक क्या करता है, बैंक भी डरने लग जाता है कि यार मैंने किसी का बैंक लोन सैंक्शन कर दिया और ये इंसान जूनियर नीरव मोदी बन गया या जूनियर विजय माल्या बन गया तो मेरे तो बाजी बच जाएंगे। तो इसलिए क्रेडिट फ्लो साइकिल जो होती है वो सूख जाती है, वो इतनी तेजी से चलती नहीं है, एंड उससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक इन्वेस्टर मिसट्रस्ट बन जाता है। आपने देखा होगा कि FIIs दबा के पैसा निकाल रहे हैं अभी भारतीय बाजार से। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मिसट्रस्ट है। सिमिलरली जब ट्रस्ट वापस अपनी ऊंचाइयां छुएगा तो बहुत सारे विदेशी निवेशक भारत में जम के निवेश करेंगे कि यार इंडिया तो अगले 10 सालों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही फिकल माइंडेड होते हैं। फिकल माइंडेड मतलब चंचल दिमाग वाले, कि आज यहाँ कल वहाँ। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन समरी पॉइंट निकल के यहाँ पे ये आता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम रेजिलिएंट है,
ऑन टॉप ऑफ दैट बजट में ये अनाउंसमेंट्स हुए थे कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और भारत सरकार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जो डेफिसिट मैनेजमेंट था, डेफिसिट मैनेजमेंट मतलब कि भारतीय सरकार कितना लोन उठा रही है उसको वो 33% से कम करेंगे। जो हमारा FRBM एक्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बैंकिंग को लेके एक्सपोजर कम है, तो अभी तक मार्केट रिजिलियंट है इन सब पॉइंट्स को लेके, तो हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अब इस पॉइंट पे मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन मैंने अपना पैसा नहीं निकाला है, ये मैं आपसे सिंपल सी बात बोल सकता हूं, और मैं कोई पैनिक सेलिंग नहीं करने वाला। अगर मार्केट में क्रैश आ भी गया तो मैं जमा रहूंगा, मैं पैसा और इन्वेस्ट करूंगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं फाइनल 2 बातें करता हूं। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि बजट को लेके क्या अनाउंसमेंट्स हुए और उससे अदानी जी का कोई फायदा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो पहली चीज तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ने वाली हैं भारत में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है करीब करीब 25% से, जो एक हेल्दी साइन है। तो काफी सारा पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवेज डेवलपमेंट हो रहा है, 50 एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड संभावना ही है कि बहुत सारा काम अदानी जी की कंपनियों को दिया जाएगा एंड उससे उनका बेनिफिट होगा। ये मैं कोई फेवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं आपको एक लॉजिकल सा पॉइंट बोल रहा हूँ कि 50 एयरपोर्ट अगर बनने हैं तो उनमें से काफी सारा काम अदानी जी की कंपनियों को जाएगा, उससे अदानी जी की कंपनियों को फायदा डेफिनेटली पहुंचेगा। अब हेल्प कैसे करी जा सकती है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसको फेवरेबल बनाया जा सकता है, प्रोजेक्ट रिलेटेड लोन्स लिए जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। तो इससे रिबाउंड आने की पूरी संभावना है। अब वो इमीडिएटली रिबाउंड आएगा वो कोई नहीं बोल सकता, जो मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारी ब्लीडिंग अभी होनी है अदानी स्टॉक्स में जो आगे चल के होगी, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सिनारियो दिख रहा है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन एफिशिएंसी वगैरह को लेके, तो बहुत सारा खर्चा इस चीज पे करा जा रहा है, तो अदानी ग्रीन जो कंपनी है उसको काफी सारा फायदा पहुंचेगा। अब फाइनल पॉइंट निकल के आता है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। मैंने बहुत सारी कॉमेंट्री पढ़ी कि यार अदानी जी ही गिर गए तो फिर भारत का क्या होगा, ये वो। ऐसा नहीं होता। सबको लगता था कि हर्षद मेहता बहुत बड़े हैं, सबको लगता था कि केतन पारेख बहुत बड़े हैं, सबको लगता था कि फलाना टीम का इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़े हैं, फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी जी बहुत बड़े हैं, लेकिन इन सब का बिजनेस नीचे गया। अदानी जी ने बहुत अच्छी कंपनियां बनाई हैं, मैसिव रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने इंडिया का बहुत भला करा है, नो डाउट अबाउट दैट, मैं वो कहना ही नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ बिजनेस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रिटेल निवेशक को क्या करना है, मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट समझा रहा हूं। यहाँ पे कंपैरिजन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इनके साथ भी यही होने वाला है जो बाकी लोगों के साथ हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ केस बता रहा हूं कि कई बार लोगों को लगता है कि कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उसका तो कभी पतन हो ही नहीं सकता, उसका बिजनेस कभी गिर नहीं सकता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग भी होती है। तो कृपया जो भी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हैं, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर का मतलब कि यार अभी गिर रहा है, हर कोई नेगेटिव है अदानी स्टॉक्स को लेके, तो मैं खरीद लेता हूं, आगे चल के तो बढ़ ही जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, आप मेरे को बताइएगा कि अगर आप भी ये चीज सोच रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जो होती है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करी जाती है। अब अगर आपको इस पॉइंट पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है अदानी ग्रुप की कंपनियां, तो आप डेफिनेटली जाके इन्वेस्ट करिए। अगर आपको नहीं लगता कि यार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेता हूँ, 15-20% बढ़ भी जाए तो ऐसा नहीं कि मेरी कोई ट्रेन छूट गई, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बना के, तो आपके पैसा बनने की संभावना बहुत ज्यादा है और पैसा खोने की संभावना बहुत कम है। तो कृपया उस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि अदानी स्टॉक्स में फॉल क्यों हुआ, आगे चल के उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कैसे वो रिवाइव कर सकते हैं पूरे बिजनेस को, कहां से उनको सपोर्ट मिलेगा, क्या आपको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं। अब ये सब बातें आपने सुनी है, तो मैं एक अपना बजट वीडियो भी डाल देता हूं, आप उसको भी जाके नेक्स्ट सुनिएगा, और जो भी पॉइंट समझ में आए उसको आप कलेक्ट करिएगा, अपने 5 सबसे अच्छे स्टॉक्स का एक स्मॉल केस बनाइए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं।